यूं तो हर कोई जिंदगी दोहरी ही जीता है, पर जब यह दोहरापन समाज पर एकदम से प्रकट होने लग जाए तो अपना रहस्य बनाए रखने का मज़ा तो खत्म होता ही है। साथ ही यदि रहस्य गहरा स्याह हो तो दिन के उजाले में उसके नंगे होने का भय भयानक स्थितियां पैदा कर देता है, खासकर जब चमड़ी नाजुक और पतली हो और जिसके उजले गुलाबीपन के प्रदर्शन से आदमी अपने महत्वपूर्ण अहम को पोषित करता रहा हो। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूँ वरिष्ठ साहित्यकार दीप्ति कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखित एक बहुत ही रोमांचक कथा, चेहरे और मुखौटे। अचानक यह क्या होने लग गया? जिस दोहरी जिंदगी को वह आराम से जिए जा रहा था, वह अब इकहरी हो रही थी। ऐसी ही स्थिति की निर्मम छाया प्राणायाम को दबोचने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। इस चपेट का असर उस पर बुरी तरह हावी हो रहा था। उसकी जीवन शैली और दिनचर्या के ढांचों को जबरदस्त क्षति पहुंची थी, जिसने उसे हिला कर रख दिया था। वह बंद कमरे में अकेला पड़ा, पागलों की तरह सोचता रहता। यह दोहरे व्यक्तित्व का मुलम्मा आखिर उस पर कहाँ से और कैसे चढ़ा? वह तो अपनी मासूम माँ के आंचल में आंख मिचौनी खेलता हुआ बड़ा हुआ था। छोटी छोटी शरारतें और चुलबुलापन, स्वच्छंद निर्मल बचपन की सीढ़ी पार कर उसने किशोर वय में कदम रखा था। उसे भी उन्मुक्त गुजारा था। उसे अपना कॉलेज याद आया और सहसा मस्तिष्क में कौंधे वीरेंद्र कुमार शर्मा, उसके हिंदी के लेक्चरर। शहर के बीचों बीच बने उस प्राइवेट कॉलेज में यूं तो कई प्राध्यापक और प्राध्यापिकाएं हैं, पर उनमें से कुछ अपनी खास पहचान बनाए हैं। उन्हीं में से एक हैं वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार शर्मा यूं तो काफ़ी भारी बदन के हैं, पर सदा उत्साहित दिखाई देते हैं। पढ़ाते समय भी वह बराबर अपने चेहरे पर उत्साह बनाए रखते हैं और बहुत ऊर्जित होकर पढ़ाते हैं। बीच बीच में मुस्कुराकर, संदर्भ से जोड़कर इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं। पढ़ाते समय उनके हाथ में धूप छाया का चश्मा भी होता है, जिसे वह स्टाइल से पकड़े रहते हैं और उसी हाथ को इधर उधर हिला डुलाकर विषय वस्तु को समझाते हैं। छात्र छात्राओं से घिरे रहना वह अपना सौभाग्य मानते हैं, इसलिए लेक्चर थिएटर के बाहर निकल बीच कॉरिडोर में खड़े होकर लड़के लड़कियों से बातें करते दिखाई देते हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण करते, उन्हें कई प्रकार के सुझाव देते दिखाई देते हैं। कठिन सवालों के हल के लिए छात्राओं को अपने चैम्बर में भी बुला लेते हैं। छात्रा यदि सुंदर हो तो वह उसके प्रति कुछ अधिक ही सहृदय हो जाते हैं और उनके स्वर अप्रत्याशित रूप से कोमल हो उठते हैं। यदि 7-8 छात्राओं का समूह हो तो उस सुंदर लड़की को आगे अपनी मेज के निकट बुला लेते हैं। यह और बात है कि पीछे खड़ी लड़कियां दबे होठों मुस्कुराती रहती हैं और चैम्बर से निकलकर कानाफूसी करती दिखाई देती हैं। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस कॉलेज में प्रातः प्रार्थना की घंटी बजते ही सब प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हो जाते हैं। सबके एकत्रित होने के बाद धीमे कदमों से चलते हुए बड़ी शालीनता के साथ सफ़ेद रेशमी दुशाला लपेटे हुए पहुंचते हैं वीरेंद्र कुमार और कॉलेज के संस्थापक गोविंद राम जी की मूर्ति के निकट संजीदगी के साथ खड़े हो जाते हैं। प्रार्थना के बाद भक्ति भाव में डूबकर गीता के श्लोकों का सस्वर उच्चारण करते हैं और फिर बड़े गंभीर भाव से उनके अर्थ बताते हैं। प्रार्थना स्थल के ठीक सामने गोल गुंबद से घिरा छोटा सा कृष्णा मंदिर है।
उसमें सिर टेक कर आंखें मूंदे कुछ मन ही मन बुदबुदाते हैं। नए लड़के लड़कियां इनसे शुरू में काफ़ी प्रभावित भी होते हैं। कुछ के मन पर स्थायी रूप से उनका आधिपत्य भी स्थापित हो जाता है। उन्हीं में से एक हैं राणा राम। आंधी हो या बरसात, राणा राम वीरेंद्र कुमार शर्मा की कक्षा कभी नहीं छोड़ता। कोई कुछ भी कहे, वह उनके पढ़ाने के ढंग से बेहद प्रभावित है। कविता, छंद, दोहे आदि समझाते समय उनकी वाणी प्रसंगों और विषय वस्तु के अनुसार रस में पगी होती है। स्वर विभिन्न आयामों तक फैलकर आकार प्रकार ग्रहण करते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी वीरेंद्र कुमार विवादों के घेरे में हैं। कुछ लड़कियां दबे ज़बान से कहती हैं कि वे उनके चैम्बर में अकेले जाना पसंद नहीं करती। कुछ अपने अनुभवों को सहेली के कानों में धीरे धीरे फुसफुसाती हैं। ये सब बातें कानों कानों होती दीवारों से बाहर और फिर कॉलेज से बाहर तक पहुंच जाती हैं। पर इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है? वीरेंद्र कुमार जी की मान प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आती। वह अपने उसी भावरस में पगे हुए इत्मीनान से मुस्कुराते, दुशाला लपेटे प्रार्थना स्थल पर पहुँचते हैं। गंभीरता ओढ़कर भाषण उपदेश देते हैं, गीता के उपदेशों की व्याख्या करते हैं और फिर खुद ही भावमुग्ध हो उठते हैं। इस शिक्षण संस्थान की व्यवस्थापक समिति को कर्मठ और योग्य वीरेंद्र कुमार पर बड़ा विश्वास है। इसलिए उन्हें 15 दिन में एक बार लड़कियों के हॉस्टल की चेकिंग में भी लगा रखा है। वीरेंद्र जी आधी रात को भी हॉस्टल पहुंचकर इस देखरेख का कार्य पूरा करने से नहीं चूकते। कुछ लड़कियों का तो यहाँ तक कहना है कि वीरेंद्र कुमार उनसे कहते हैं कि जिस दिन वह चेकिंग में आए, लड़कियाँ अपने कमरे का दरवाज़ा खुला ही रखें, अंदर से चटखनी न लगाएं। लड़कियां इस बात को लेकर परेशान भी हैं। जिस भी सुंदर लड़की को उनसे पाला पड़ा है, उसने यही कहा है, वीरेंद्र जी सर बड़े वैसे आदमी हैं। 45 साल के वीरेंद्र शर्मा की लोलुप आंखें इस बात का सच्चा सबूत हैं। वह केवल रस लोलुप ही नहीं, धन लोलुप भी हैं। सुना तो यहाँ तक भी जाता है कि बेटी के ससुराल से आए गहने उन्होंने उससे संभाल कर रखने के नाम पर ले लिए और फिर लौटाने की बजाय हजम कर गए। लेकिन इस सब पर तुर्रा यह है कि शहर के नामी साहित्यकारों में उनकी गिनती है। लब्ध प्रतिष्ठित कवि एवं समीक्षक डॉक्टर नगेंद्र कोठारी से उनके मित्रतापूर्ण मधुर संबंध हैं। हालांकि नगेंद्र कोठारी एक स्तरीय कवि हैं, सभी विवादों से परे बेदाग चरित्र है उनका, लेकिन अपनी मान प्रतिष्ठा और विद्वता का घमंड कूट कूट कर भरा है उनमें। सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते। यह कोई ईश्वर के यहाँ का ही चमत्कार है या वीरेंद्र शर्मा के माथे पर लिखी लकीरों का खेल कि नगेंद्र जब भी मंच पर बोलने खड़े होते हैं, उनके शान में 2 शब्द कहे बिना नहीं रहते। उन्हें संवेदनशील कवि, साहित्य सर्जक, शिक्षाविद और भी जाने क्या क्या कहकर तारीफों के पुल बांध देते हैं और अंत में कहते हैं, वीरेंद्र कुमार जी जब तक मंच पर आकर 2 शब्द नहीं कहेंगे, यह आयोजन अधूरा ही रहेगा। यह सुनते ही वीरेंद्र कुमार जी एक धीमी सौम्य मुस्कान के साथ आहिस्ता से उठकर मंच पर पहुंच जाते हैं और बड़े ही सज्जन व्यक्ति के अंदाज में प्रभावशाली ढंग से बोलते हुए स्वर को एकदम ऊंचा और फिर पुनः उतना ही नीचे लाते हुए अपनी बात कहते हैं। उनका अंदाज कुछ ऐसा होता है जैसे बहुत ही नपे तुले ढंग से अपनी बात कह रहे हैं। यदि उनसे कविता सुनाने की फरमाइश की जाती है तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो उठते हैं, फिर एक गर्वीली मुस्कान फेंकते हुए कविता सुनाते हैं। कॉलेज में नया नया आया राणा राम इनसे बहुत प्रभावित हुआ था।
वीरेंद्र शर्मा उसके हृदय में एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित होने लगे थे। वह जब भी समय पाता उनके पास पहुंच जाता। गीली मिट्टी सा राणा राम उनसे किस कदर प्रभावित है, इस बात को वह खूब समझने लगे थे और अधिक अपना प्रभाव उस पर जमाने की कोशिश भी करने लगे। राणा राम न केवल उनकी कविताएं ध्यान से सुनता था, उन्हें वह दोहराता भी था। वह स्वयं कवि हृदय और संवेदनशील है और छोटी छोटी कविताएं और लेख शुरू से लिखता रहा है। समय के साथ राणा राम की कविताओं में निखार आने लगा। इन दिनों वह छाया हुआ था। वह जब भी कॉलेज के मंच पर खड़ा होता था, वीरेंद्र उसे प्रोत्साहित करते थे। धीरे धीरे राणा राम बड़े मंचों का कवि हो गया। उसकी कविताओं को लोग पसंद करने लगे, लेकिन वीरेंद्र शर्मा को जाने क्यों सांप सूंघ गया। अब जब भी राणा राम मंच पर कविता बोल रहा होता और लोग वाह वाह कर रहे होते, वह सुट्टू साधे बैठा रहता। राणा राम को बहुत समय से यह बात अखर रही थी। वह इस बात को लेकर मर्माहत भी हुआ। उसने कई बार इस विषय में अपने प्रिय सर से बात करने की भी कोशिश की कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से उनका रुख उसके प्रति इस कदर बदल गया। लेकिन राणा राम के मन में उठा यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहा, क्योंकि वीरेंद्र उसे अब अपने पास रुकने या बात करने का अधिक मौका ही नहीं देते। राणा राम के पास अब शहर की कई साहित्यिक संस्थाओं के निमंत्रण पत्र आने लगे थे। वह मंच संचालन बहुत अच्छा करने लगा। सरल हृदय किंतु प्रखर बुद्धि राणा राम साहित्यकारों की दुनिया में प्रविष्ट हो चुका था। अब तक वह हिंदी में एमए कर चुका था और पीएचडी की तैयारी कर रहा था। साहित्यकारों की दुनिया में पहुंचकर राणा राम इस बात को समझ पाया कि असल में जो संवेदनशील कविताएं रचने वाले लोग हैं, वे वास्तव में भीतर से कितने ईर्ष्यालु हैं। वीरेंद्र शर्मा को उससे दुस्सह प्रतिस्पर्धा है, इसीलिए उनके मुख से तारीफ के दो शब्द नहीं निकलते। इनमें से कुछ वरिष्ठ साहित्यकार युवा पीढ़ी को पनपने ही नहीं देना चाहते। उन्हें अपने महत्व को खो देने का अथवा गौण हो जाने का भय है, इसलिए बस एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचते रहते हैं। किसी भी नन्हे पौधे में कौपले फूटी कि उसे उखाड़ फेंकने को तत्पर हो उठते हैं। साहित्यकारों के पास लड़ने के हथियार भी बड़े अजीब हैं। अन्य भले ही बोलकर लड़ते हैं, पर साहित्यकार एक दूसरे को चुप्पी से मारते हैं। अपने प्रतिद्वंदियों के लिए चुप्पी की कारतूस भरे बैठे रहते हैं। अब स्थिति यह हो चली है कि वीरेंद्र शर्मा के पास जिस भी कार्यक्रम का संयोजन और संचालन का भार होता है, वह आमंत्रित अतिथियों की लिस्ट में से राणा राम का नाम हटा देते हैं। यह सब बातें राणा राम को उनके एंटी ग्रुप के लोगों से पता लगती रहती हैं। वह तड़प कर रह जाता है और अपने को अच्छा बनाए रखने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन बचते बचते भी कुछ न कुछ ऐसा कर ही जाता है जो कटुतापूर्ण होता है और उसमें वीरेंद्र कुमार की चालाकियों का उत्तर छुपा होता है। अब यह जैसे उन दोनों के बीच शीत युद्ध का रूप लेता जा रहा है। वे आमने सामने होकर जब भी मिलते हैं, वीरेंद्र उससे हाथ मिलाकर पूछते हैं, और कैसे हो राणा राम? राणा राम भी बड़े औपचारिक स्वर में कहता है, जी ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? इधर कुछ दिनों से राणा राम का झुकाव हिंदी के वयोवृद्ध रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यभान सिंह की तरफ हो गया है। डॉक्टर सूर्यभान सिंह विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष पद पर कई साल रहकर रिटायर हुए थे। वह शहर के वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक और कवि हैं। शुरू से वह वीरेंद्र शर्मा के कटु आलोचकों में से एक रहे हैं। ऐसे समय में उनका सानिध्य राणा राम को एक सहारे की तरह महसूस होने लगा। ऐसा नहीं है कि सूर्यभान सिंह राणा राम से और उसके लेखन से प्रभावित नहीं है। वह अक्सर उसकी कविताओं, लेख
और कहानियों की तारीफ करते हैं, किंतु उसकी एक कविता सुनते हैं तो अपनी 3 सुनाते हैं और बीच-बीच में हर बात पर कोई शेर या कविता की पंक्तियाँ सुनाने से नहीं चूकते। उस पर अपनी विद्वता की धाक जमाते नज़र आते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वह अपनी आत्म प्रशंसा से ऊपर ही नहीं आते और राणाराम को अपनी कविताओं से सम्मोहित करने की पूरी कोशिश करते हैं। राणाराम जैसे-जैसे डॉक्टर सूर्यभान सिंह के निकट संपर्क में आ रहा था, वैसे-वैसे उसके दिल में उनके लिए इज़्ज़त कम होती जा रही थी। उनकी कविताएँ अधिकांशतया प्रेम प्रधान और प्रेमिका प्रधान होती हैं। वह इस उम्र में भी मोहब्बत की कविताएँ सुनाने से नहीं हिचकिचाते, चाहे कविता पाठ करते समय भावोत्तेजना से पर्चा थामे हुए उनके हाथ ही क्यों न काँपने लगें। स्त्रियों को देखकर वह कुछ अधिक ही मुखर हो उठते हैं, तरह-तरह से उन पर भी अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करने लगते हैं। एक दिन किसी साहित्यिक सम्मेलन में राणाराम के एक दोस्त ने दूर से किसी संभ्रांत प्रौढ़ महिला की ओर इशारा कर बताया कि वह सुधा आहूजा है, जिसने अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर सूर्यभान सिंह के अंडर में पीएचडी की है और सुना है सूर्यभान ने उसकी पीएचडी तब तक पूरी नहीं करवाई जब तक सुधा आहूजा ने इन्हें अपने आप को समर्पित नहीं कर दिया। सुधा की 2 युवा बेटियां हैं। सूर्यभान उसे प्रेयसी की जगह बिठाकर न जाने कितनी कविताएं रच डालते हैं। यही कविता यदि कोई अन्य मन भा जाए तो उसे यह कहकर सुना देते हैं कि उसी पर रची कविता सुना रहे हैं। अखबारों पत्र पत्रिकाओं में काफ़ी छप चुकने के बावजूद, जगह जगह से पुरस्कार प्रशस्ति पत्र और सम्मान पाने के बावजूद सूर्यभान की महत्वाकांक्षाएं, लालसाएं और छपास की भूख कम नहीं हुई थी, बल्कि दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। इस भूख और प्यास के सामने संवेदनाएं जैसे निष्प्राण होती जा रही थीं। राणाराम ने महसूस किया कि सूर्यभान जैसे ही मंच पर बोलने खड़े होते हैं, वह एक अपनी खास मुद्रा में आ जाते हैं। शायद अच्छे वक्ता की, या यही कहा जा सकता है उस समय वह एक वक्ता को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और किसी रोबोट की तरह यंत्र चालित से बोलने लगते हैं। इन सब बातों से राणाराम को बड़ी उकताहट होने लगी है। वह अब इन सब साहित्यकारों से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा है। उसे यकीन हो चला है कि यह सब मुलम्मा चढ़ाए हुए लोग हैं, जिनके बीच वह मौलिकताएं तलाश करता हुआ अपनी मौलिकता खोता चला जा रहा है। उसने इन सब से दूरियां बनानी शुरू कर दी और अपने को शैल के भीतर समेटने लगा। वह ज्ञान की बातें करने लगा, मौलिक और महान विचारों का जनक बन गया। वह किसी अत्यावश्यक एवं असाधारण क्रांति के नेता के पद पर खुद को आसीन कर चुका था। इसके बाद की स्थितियों के अंत्य पक्ष में उसने महसूस किया कि वह एक असामान्य व्यक्ति है। बाकी लोग अपनी अति संकुचित सोच और नॉलेज के कारण उसे समझते नहीं हैं। इन कुछ न समझने और जानने वाले लोगों के प्रति वह खुद को सहिष्णु बनाने लगा, क्योंकि ऐसा करना ही श्रेयस्कर था। उसकी नज़र में किसी को भी सुधारा नहीं जा सकता। अव्वल तो अब वह कहीं जाता ही नहीं था, और यदि जाता तो उसकी संबद्ध लोगों से जो भी बातचीत होती, वह उस संपूर्ण घटनाक्रम का अन्वेषण करना प्रारंभ कर देता, और यह अन्वेषण ख़त्म होते होते उसे पता चलता कि वह बमुश्किल 2 कदम जिस रास्ते पर चला है, उस पर प्रचंड लपटें उठ रही हैं। चारों तरफ आग ही आग है। वह उन आग की लपटों में झुलसता जा रहा है, और यह कि चारों तरफ उसके बहुत से दुश्मन हैं। कभी जो उसके मित्र हुआ करते थे, वे भी उसके व्यक्तित्व से जलने लगे हैं। वे सब ऊपर से उससे साधारण ढंग से बात करने का नाटक मात्र करते हैं, और इसी नाटक के बीच दिल को चीर देने वाली फब्तियाँ कस देते हैं। वह मर्माहत होकर रह जाता है,
लेकिन कर कुछ नहीं पाता, क्योंकि अब वह बिल्कुल अकेला हो गया था। इसलिए उसने किताबों का सहारा लिया। दिन भर बैठे बैठे पत्र पत्रिकाएं उलटता रहता है। जो पत्रिकाएं उसने कभी नहीं पढ़ी थीं, वे सब अब पढ़ डालीं। पहले ही उसका ज्ञान कुछ कम नहीं था, पुस्तकों से और भी बढ़ गया। अब जब भी किसी से विचार वार्ता करता है, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता है। साथ ही एक बात उसके सामने और खुल गई कि यदि वह कहीं गलत है या कुछ गलत उसने किया है, तो इसके लिए वह अकेला इतना दोषी नहीं है जितना कि सामाजिक ढांचा ही दोषी है। वह अपने उच्चतर अस्तित्व को पहचानने योग्य हो गया था। औरों के कृत्यों का विश्लेषण करके उसे लगता वह दूसरों की तुलना में बेहद निष्कपट और निश्चल है, लेकिन अपना भोग उसे भोगना ही पड़ेगा। शायद पिछले जन्मों में कुछ कुकृत्य किए ही होंगे। ये जन्मों का बंधन छन्नी की तरह छानता जा रहा है, उसे और परिष्कृत करता जा रहा है। शायद तभी तो वह सबसे वितृषित हो उठा है। उसने अब अपने को संत वृत्ति के लोगों के स्थान पर आसीन कर लिया। उसने एक कहानी लिखी जिसे दुनिया का दस्तावेज माना। उस कहानी के पात्रों का संवेदनात्मक चित्रण प्रस्तुत करने में वह कहीं कहीं हिचक गया। उसमें जीवन की कुरूपता का एक भाग उजागर करना चाहकर भी नहीं कर पाया। फिर भी उसके कुछ पात्र बहुत भद्दी और बदसूरत शक्ल लिए हैं, जिनकी बारीकियों और जटिलताओं को उसने खूब उभारा है। अब वह जब तब दुनिया का दस्तावेज लिखता रहता है। उसे रात रात भर नींद नहीं आती। वह रात भर करवटें बदलते हुए धर्म के विभिन्न स्तरों और मान्यताओं के विरोधाभास में उलझता चला जाता है। उसकी हालत बिगड़ गई है और उसे नींद की गोलियों की ज़रूरत महसूस होने लगी है। कहना न होगा कि उसे नींद की गोलियां लेने की लत भी पड़ गई है। उसे किसी भी बात से खुशी महसूस नहीं होती। जीवन में कोई आकर्षण ही नहीं रहा। राणाराम अपनी बदरंग जिंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगा है। जब तब उसकी इच्छा अपनी यह लीला ख़त्म कर देने की होने लगी है। सुबह ही सुबह कमरे की खिड़की से आकाश की ओर ताकते हुए सोचता है, इस जन्म को पार करा ईश्वर अगला नया जन्म दे दे तो वह कुछ अच्छा कर पाएगा। जितना उसने सीखा है यह सब तो वह अपने साथ ले ही जाएगा, पर इतना आसान कहाँ था इस जन्म का कट जाना या समाप्त हो जाना। वह एक दिन ऐसे ही आकाश की ओर ताकने के लिए खिड़की के निकट आया तो बाहर सड़क पर उसे एक लंगड़ी लड़की जाती दिखी। राणाराम को ध्यान आया, इस लड़की को वह इस सड़क पर आते जाते पिछले 3-4 सालों से देख रहा है। जिस समय वह सुबह ही सुबह कॉलेज आया करता था, अक्सर वह सामने से आ रही होती थी। वीरेंद्र कुमार शर्मा का भी यही रास्ता था, उन्हें भी वह अक्सर दिखाई दे जाती थी। तब वीरेंद्र शर्मा आकर कहता था, यार राणाराम, आज फिर वह लंगड़ी लड़की रास्ता काट गई। राणाराम हैरत से पूछता, सर, लंगड़ी लड़की कैसे रास्ता काटती है? यह कहावत तो बिल्ली के लिए है। वीरेंद्र कुमार तब बड़े अजीब ढंग से होंठ फैलाकर मुस्कुराते और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते, तुम नहीं समझोगे राणाराम, किसी अपाहिज का रास्ते में मिलना अपशगुन होता है। राणाराम को वीरेंद्र कुमार की इस बात पर गुस्सा आता था। उसे उनके समझाए गीता के श्लोक याद आने लगते, हर जीव में मेरा ही अंश है, और उसकी इच्छा वीरेंद्र कुमार से बहस में उलझ पड़ने की होती, पर वह मन मसोस कर चुप रह जाता। आज उसी लड़की को देखकर राणाराम सहृदय हो उठा। उसने नियमित रूप से उसी समय घूमने जाना शुरू कर दिया। पहले वह उस लड़की को कनखियों से देखा करता था, फिर सीधे देखना शुरू किया।
अब वह कभी-कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा भी देता है। लड़की राणाराम के प्रति बड़ी कृतज्ञता महसूस करने लगी है। गरीब, लंगड़ी लड़की के लिए तो यह एक अनहोनी घटना थी। वह मुस्कुराती है तो राणाराम को लगता है उसके चारों तरफ किसी ने फूल बिखेर दिए हैं। धीरे-धीरे यह क्रम बातचीत में बदलता हुआ मुलाकातों के दौर में प्रवेश कर गया। राणाराम का यह प्यार परवान चढ़ गया और उसने उस लंगड़ी लड़की से आर्य समाज में बिना किसी को बताए शादी कर ली है। वह शादी के बाद से बहुत खुश नज़र आता है, लेकिन उसके मन में एक अंतर्द्वंद फिर भी बना हुआ है कि वह अपने होने वाले बच्चे को ढीठ और दुष्ट बनाए या अपने जैसा संस्कारी। यह थी दीप्ति कुलश्रेष्ठ जी की लिखी एक श्रेष्ठ कथा, चेहरे और मुखौटे। वास्तव में दुनिया कुछ ऐसी ही हो गई है। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा करना नहीं भूलें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में, हिंदी लेखक परिवार के इसी मंच पर। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।